हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाली जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी, एनबीएस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम इन प्रश्नों को देखेंगे, उसका उत्तर भी देखेंगे, साथ ही साथ हम जो है उन उत्तरों का डिस्क्रिप्शन भी करेंगे डिटेल में। तो आइए बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? ए क्रस्टेशिया, बी ओनिकोफोरा, सी इंसेक्टा, डी अरेकेनिडा। तो पूछा है पेरीपेटस किस वर्ग में आता है। तो देखिए, जो पेरीपेटस होता है वह मुख्य रूप से ओनिकोफोरा वर्ग में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ओनिकोफोरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ओनिकोफोरा में रखा गया है। इसमें संघ एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इसे एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है कहलाते हैं? ए होलो मेटाबोलस, बी हेमी मेटाबोलस, सी एमेटाबोलस, डी कोई नहीं। तो पूछा है कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे कीट जिनमें पूर्ण कायांतरण होता है वो मुख्य रूप से होलो मेटाबोलस कहलाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होलो मेटाबोलस, ये क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ दिया है कायांतरण के आधार पर कीटों को निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। होलो मेटाबोलस पूर्ण कायांतरण, हेमी मेटाबोलस अपूर्ण कायांतरण, ए मेटाबोलस कायांतरण अनुपस्थित और पारो मेटाबोलस में क्रमिक कायांतरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? ए मच्छर, बी सिल्क मॉथ, सी खटमल, डी तितली। तो पूछा है किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती। तो देखिए, जो खटमल होता है यानी जो बेड बग होता है उसके जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है खटमल के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। इनमें अपूर्ण कायांतरण होता है। इसमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाएं नहीं होती, जबकि मच्छर, सिल्क मॉथ तथा तितली में पूर्ण कायांतरण होता है तथा इनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और इमेगो अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है? ए एमेटाबुलस प्रकार का, बी पारोमेटाबुलस प्रकार का, सी हेमी मेटाबुलस प्रकार का और डी होलोमेटाबुलस प्रकार का। तो पूछा है टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। तो टिड्डों तथा एफिड्स का जो कायांतरण होता है वह पारोमेटाबुलस प्रकार का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी पारोमेटाबुलस, यह क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है टिड्डों तथा एफिड्स में पारोमेटाबुलस प्रकार का कायांतरण होता है। इनके जीवन चक्र में अंडा, निम्फ तथा इमेगो अवस्थाएं होती हैं। निम्फ संरचना में वयस्क से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? ए कोलेटरल ग्लैंड्स, बी मशरूम ग्लैंड्स, सी सेलाइवरी ग्लैंड्स और डी एनल ग्लैंड्स। तो देखिए, जो सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ होता है उसमें जो है उसमें मुख्य रूप से रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां होती हैं। पूछा है उसमें किसका रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसमें सेलाइवरी ग्लैंड का क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेशम सिल्क मॉथ या रेशम कीट के जीवन चक्र के कोकून से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से होता है। रेशम कीट यानी सिल्क मॉथ की लार ग्रंथियां सिल्क ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? ए थायरॉक्सिन, बी इकडाइसोन, सी फिरोमोन और डी उपर्युक्त में से सभी। तो कीटों के कायांतरण में मुख्य रूप से इकडाइसोन नामक हार्मोन क्या होता है? सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है कीटों में इकडाइसोन हार्मोन कायांतरण में सहायक होता है। यह हार्मोन लिम्फ में निर्मोचन का नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन टैडपोल के कायांतरण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट। पूछा है
कि निम्नलिखित में कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली जुवेनाइल हार्मोन यानी केवल किशोर हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी ओनली इक्डाइसोन यानी केवल इक्डाइसोन। ऑप्शन नंबर सी है बोथ जुवेनाइल हार्मोन एंड इक्डाइसोन यानी किशोर हार्मोन तथा इक्डाइसोन दोनों। और डी है फेरोमोन्स यानी फेरोमोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी किशोर हार्मोन तथा इक्डाइसोन यानी जुवेनाइल हार्मोन एंड इक्डाइसोन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है कीटों में किशोर हार्मोन का स्राव कार्पोरा एलाटा नामक ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन निम्फ को वयस्क कीट में बदलने से रोकता है। इक्डाइसोन हार्मोन का स्राव प्रोथोरैसिक ग्रंथि से होता है जो कि कीटों में निर्मोचन को प्रेरित करती है तथा निम्फ को वयस्क कीट में रूपांतरित करती है। इस प्रकार दोनों हार्मोन कायांतरण में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है। ए टसर रेशम, बी एरी रेशम, सी मलबेरी रेशम और डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो देखिए जो मलबेरी रेशम होता है वह सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मलबेरी रेशम आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है मलबेरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम माना जाता है जो कि बॉम्बिक्स मोराई नामक कीट से प्राप्त होता है। इसी रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है परंतु यह अधिक चिकना नहीं होता, अतः इसको अच्छा नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीट में फेरोमोन प्रेरित करते हैं। ए लैंगिक व्यवहार, बी आक्रामक व्यवहार, सी पैतृक व्यवहार, डी क्षेत्र रक्षण व्यवहार। तो रेशम के कीट में फेरोमोन मुख्य रूप से लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लैंगिक व्यवहार ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है रेशम कीट में फेरोमोन लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। ए पक्षियों में, बी मेढकों में, सी कछुओं में, डी कीटों में। तो काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल होता है वह मुख्य रूप से कीटों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों तथा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यह देह भित्ति की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस द्वारा स्रावित होता है तथा उनके शरीर के सबसे ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की। आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की। ए काइटिनी उपचर्म, बी यूरिकाम्ल उत्सर्जन, सी सर्वभक्षी स्वभाव, डी संचित उपांग। तो आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहायता की है तो वह की है इनके काइटिनी उपचर्म ने यानी काइटिनस क्यूटिकल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है आर्थ्रोपोडा बहुत ही सफल स्थलीय जंतु हैं। इनकी सफलता के 3 प्रमुख कारण हैं काइटिनी उपचर्म, संचित उपांग और जोड़ीदार पंख। इनमें काइटिनी उपचर्म सबसे प्रमुख है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। ए एंडीज एजिप्टी, बी जिनोप्सिला, सी ग्लोसिना पल्पेलिस और डी फ्लीबोटोमस। तो पूछा है प्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। तो देखिए जो प्यूबोनिक प्लेग होता है जो उसका वाहक कीट होता है वह जिनोप्सिला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जिनोप्सिला ये आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है जिनोप्सिला चेओपिस एक बाह्य परजीवी है जो कि चूहों तथा मनुष्यों का रुधिर चूसता है। यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहों से मनुष्यों में प्रसारित करता है जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है झींगा मछली के उत्सर्जी अंग हैं। ए ग्रीन ग्रंथि, बी कॉक्सल ग्रंथि, सी मेलपिघियन नलिकाएं और डी ट्रैकिया। तो झींगा मछली के जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ग्रंथियां ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। क्रस्टेशिया जैसे झींगा या प्राण में ग्रीन ग्रंथि, एरेक्निडा यानी जैसे बिच्छू में कॉक्सल ग्रंथि और कीट जैसे काकरोच में मेलपिघियन नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। ए कुंडलित वृक्कों द्वारा, बी ग्रीन ग्रंथियों द्वारा, सी वृक्कों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से उत्सर्जन ग्रीन ग्रंथियों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन ग्रंथियों द्वारा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जी हैं। हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जी हैं। ए प्राण में, बी बिच्छू में, सी केचुए में, डी पाइला में। तो हरित ग्रंथियाँ मुख्य रूप से उत्सर्जी हैं प्राण में। तो ऑप्शन नंबर ए प्राण में ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ दिया है झींगा या प्राण के उत्सर्जी तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। एक जोड़ी एंटीनरी या हरित ग्रंथियाँ, एक रीनल सैक, एक जोड़ी पार्श्व नलिकाएं और इंटेगुमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राण की संतुलन पुटी पाई जाती है। ए प्रीकोक्सा ऑफ एंटोनिली, बी कोक्सा ऑफ एंटीना, सी कोक्सा ऑफ एंटेनुली और डी कोक्सा ऑफ मैंडिबल। तो प्राण की संतुलन पुटी पाई जाती है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रीकोक्सा ऑफ एंटीनुली। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें प्रश्रृंगिका के अग्रक छांग में ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दिया है प्राण का संतुलन पुटी यानी स्टेटोसिस्ट काइटिन की बनी थैलीनुमा संरचना है जो प्रश्रृंगिका यानी एंटीन्यूली के अग्र कक्षांक यानी प्रीकोक्सा से एक वृंत यानी स्टॉक द्वारा जुड़ी रहती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिस पर सुरक्षा हेतु एक आवरण पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट की थैली के भीतर बालू के कण पाए जाते हैं जो संवेदी सीटी के एक वलय द्वारा घिरा होता है। प्राण की संतुलन पुटी शरीर के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार यह एक संवेदी अंग है। अगला क्वेश्चन है, खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। ए केचुए में, बी गोधिका में, सी तिलचट्टे में और डी टोड में। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र यानी परिवहन तंत्र मुख्य रूप से तिलचट्टे में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टे में क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खुला रक्त परिसंचरण मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, परंतु केचुए में यह बंद प्रकार का होता है। गोधिका यानी लिजार्ड तथा टोड कशेरुकी हैं जिनमें बंद रक्त परिसंचरण होता है। खुले रक्त परिसंचरण में रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती बल्कि रुधिर बड़े बड़े रुधिर पात्रों यानी ब्लड साइनेप्सेज में होता है। अगला क्वेश्चन है, कीट जो अपने अंडे जल में देता है। ए तितली, बी घरेलू मक्खी, सी ड्रैगन मक्खी, डी सैंड मक्खी। तो कीट जो अपने अंडे जल में देता है वो होती है आपकी ड्रैगन मक्खी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ड्रैगन मक्खी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ड्रैगन मक्खी अपने अंडे जल में देती है जबकि घरेलू मक्खियां अपने अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में देती हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है। ए कार्पोरा कार्डिएका, बी अग्रवक्षी ग्रंथि, सी कार्पोरा एलाटा और डी मस्तिष्क। तो पूछा है तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है, तो यह होता है मुख्य रूप से कार्पोरा एलाटा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, कार्पोरा एलाटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है काकरोच में कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं। एक प्रोथोरेसिक ग्लैंड, यह ग्रंथि इक्डाइसोन हार्मोन स्रावित करती है जो कि निर्मोचन यानी इडाइसिस को नियंत्रित करती है जिससे निम्फ वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा है कार्पोरा एलाटा, यह ग्रंथि जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है जो कि कायांतरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि जब यह स्रावित होता है तो यह तो कायांतरण नहीं होता तथा इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी साइफान इज फाउंड इन लार्वा ऑफ, यानी श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है। ए हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, बी क्यूलेक्स और सी एनाफ्लीज और डी सिल्क वर्म। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्यूलेक्स। राइट आंसर इसमें बी क्यूलेक्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल यानी रेस्पिरेटरी साइफान पाया जाता है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके शीर्ष पर स्पाइरिकल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय यह इसकी सहायता से वायुमंडल में श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे का अंडा है आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। तो देखिए तिलचट्टे का जो अंडा होता है वह सेंट्रोलेसिथल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सेंट्रोलेसिथल, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है तिलचट्टे के अंडे में पीत की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः यह माइक्रोलेसिथल होता है। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, अतः यह सेंट्रोलेसिथल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है। ए मुख गुहा में, बी मध्य आंत्र में, सी आंत्र के बाहर और डी लार ग्रंथियों के चारों ओर। तो पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन मुख्य रूप से मध्य आंत में उपस्थित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य आंत, ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेरीप्लेनेटा यानी काकरोच में पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन मध्य आंत्र यानी मिडगट में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड है। ए कॉक्सा, बी फीमर, सी ट्रकेंटर, डी टॉर्सस। तो तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग कॉक्सा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए कॉक्सा, ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए दिया है, तिलचट्टे के काकरोच के पैर में 5 भाग होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया तथा टॉर्सस। कॉक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है और टिबिया सबसे लंबा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा के रुधिर संवहक तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है। बी, हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं। सी, रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित है। डी, स्पंदी कोष अनुपस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंदी कोष अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, काकरोच का रुधिर संवहन तंत्र खुला रुधिर संवहन तंत्र है, अर्थात इसमें रुधिर का संवहन खुली नलिकाओं में होता है। इसका रक्त रंगहीन होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके प्लाज्मा में अनेक हीमोसाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। अतः यह श्वसन गैसों ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन एवं संवहन नहीं करता है। इसके प्लाज्मा में लगभग 70% जल तथा शेष एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल एवं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, वसा, शर्करा, प्रोटीन्स आदि होते हैं। काकरोच का हृदय छोटे छोटे उल्टे कीपनुमा समखंडी कक्षों में बटा होता है। ये कक्ष स्पंदनशील होते हैं तथा इनकी संख्या 13 होती है। वक्ष भाग के पेरिकार्डियल भाग में पंखों के उद्गम स्थान के निकट स्पंदनशील कोष उपस्थित होते हैं, जो कुछ हीमोलिम्फ को निश्चित समानांतरालों पर पंप करती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाख उत्पन्न होता है। ए, केवल नर कीट द्वारा। बी, केवल मादा कीट द्वारा। सी, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। डी, नर कीट द्वारा अधिक और मादा कीट द्वारा कम। तो देखिए जो लाख होता है यानी लाख, ये मुख्य रूप से मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में सैलाक या लाख लैसिफर लक्का नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मादा प्रायः अंडे देने के लिए पीपल, ढाक, बरगद, जिजिकस जुजुबा, कजानस कजान इत्यादि पौधों पर सुरक्षात्मक घोंसले के निर्माण के लिए लाख का स्राव करती है। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौण होती है, जबकि इसकी अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, कैंथराइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है? ए, कैंथेरेंसस रोजिया के फूलों से। बी, कैंथेरेंसस रोजिया के बीजों से। सी, बीटल्स के सुखाए गए पंखों से। और डी, मछली के यकृत से। तो कैंथराइडिन नामक तेल मुख्य रूप से, यह ऑप्शन नंबर सी, बीटल्स के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैंथराइडिन नामक तेल बीटल्स के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। बालों के लिए स्वास्थ्यवर्धक यह तेल औषधि के रूप में कई तरह से उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन, चट्टानी मक्खी है। ए, एपिस फ्लोरिया। बी, एपिस इंडिका। सी, एपिस डॉर्सेटा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो चट्टानी मक्खी मुख्य रूप से एपिस डॉर्सेटा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, एपिस डॉर्सेटा, ये क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस डॉर्सेटा है। ये प्रायः ऐसे चट्टानों तथा विशाल वृक्ष के तनों के नीचे कॉलोनियां बनाते हैं जहां आमतौर पर मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। ए, केवल 1 बार। बी, केवल 2 बार। सी, केवल 3 बार। और डी, सतत। तो अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी केवल 1 बार क्या करती है? मैथुन करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए, केवल 1 बार, ये क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी हनी बी एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है जो हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। इनमें श्रम विभाजन होता है। मधुमक्खी के बहुरूप सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला नर मक्खी, जिन्हें हम ड्रोन्स बोलते हैं। कॉलोनी में इनकी संख्या लगभग 100 होती है। ये अगुणित होती हैं तथा इनका कार्य केवल रानी को निषेचित करना है। जनन काल के बाद ग्रीष्म ऋतु में श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों को छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं, जिससे कि ये मरने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दूसरा है रानी मक्खी यानी क्वीन। कॉलोनी में केवल एक रानी मक्खी होती है। यह अपने जीवन काल में केवल 1 बार मैथुन करती है तथा लगभग 15 लाख अंडे देती है। और तीसरा है आपका श्रमिक मक्खी यानी वर्कर बी। नर मक्खियों में छोटी लेकिन अपेक्षाकृत अधिक हृष्ट-पुष्ट तथा कुछ गहरे रंग की होती है। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण इसका जीवन काल केवल 2 से 4 महीने तक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुंछिका यानी ड्रोन को वयस्क बनने में समय लगता है क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए 16 दिन, 21 दिन, 24 दिन। ऑप्शन नंबर बी 25 दिन, 30 दिन, 33 दिन।
ऑप्शन नंबर सी 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, और ऑप्शन नंबर डी 35 दिन, 40 दिन और 43 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 दिन, 21 दिन और 24 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी, श्रमिक और ड्रोन को क्रमशः 16, 21 तथा 24 दिन लगते हैं। अंडे से लार्वा बनने में लगभग 3 दिन तथा बाकी समय इसके बाद लगता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी निवह में पुंजधूप उत्पन्न होते हैं। ए निषेचित अंडों से, बी अनिषेचित अंडों से, सी पत्ती खिलाए डिंभक से, डी उपवास के लिए डिंभक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी अनिषेचित अंडों से, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दिया है मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी तथा नर अर्थात ड्रोन। इनमें ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा किए गए अनिषेचित अंडे से होता है, जबकि अन्य दोनों निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। ए जनदहीन मादा, बी जनदहीन नर, सी बंध्य मादा और डी बंध्य नर। तो पूछा है मधुमक्खी समाज में जो श्रमिक होते हैं, तो मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं बंध्य मादा यानी स्टेराइल फीमेल्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बंध्य मादा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, ड्रोन जनन योग्य नर, रानी जनन योग्य मादा और श्रमिक बंध्य मादा। अगला क्वेश्चन है, परजीवी बधियाकरण पाया जाता है। ए फैसियोला में, बी नेरिस में, सी सैकुलिना में, डी पैलियोमोन में। तो परजीवी बधियाकरण यानी पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन मुख्य रूप से पाया जाता है सैकुलिना में। तो ऑप्शन नंबर सी सैकुलिना ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है सैकुलिना क्रैब पर एक परजीवी होता है। यह अपने पोषक पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो अल्प विकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को परजीवी बधियाकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। ए मादा क्यूलेक्स द्वारा, बी मादा एनाफिलिस द्वारा, सी मादा एंडीज द्वारा, डी घरेलू मक्खी द्वारा। तो पीत ज्वर का स्थानांतरण मुख्य रूप से मादा एंडीज द्वारा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मादा एंडीज ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है अधिकांश मादा मच्छर रोग वाहक होती हैं। ये काटने पर रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देती हैं, जैसे मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का, मादा एनाफिलीज मलेरिया का, जबकि मादा एंडीज डेंगू, पीत ज्वर तथा चिकनगुनिया का वाहक होती है। अगला क्वेश्चन है, साधारण क्रस्टेशिया का डिंभक होता है। ए एलाइमा, बी जुइया, सी प्रोटोजुइया, डी नोप्लियस। तो साधारण क्रस्टेशिया का जो डिंभक होता है वह क्या होता है, वह नोपेलियस होता है, नोपेलियस होता है। तो इस पे ऑप्शन नंबर डी नोपेलियस यह क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिखिए दिया है क्रेस्टेशिया वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नोप्लियस लार्वावस्था सबसे प्रमुख तथा साधारण है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वावस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती हैं, जैसे जुइया केकड़ा में, प्रोटोजुइया समुद्री प्राण में, एलाइमा स्क्विला में आदि। ये सभी क्रेस्टेशिया वर्ग के प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन है, टसर रेशम कीट है। ए एंथेरिया माइलिटा, बी एंथेरिया आसामेंसिस, सी बॉम्बेक्स मोराई और डी फिलोसेमिया रिसिनी। तो पूछा है इसमें टसर रेशम कीट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एंथेरिया माइलिटा यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है अटैकस अटलस फगारा रेशम प्राप्त होता है, एंथेरिया माइलिटा व एंथेरिया पैफिया टसर रेशम इससे टसर रेशम प्राप्त होता है। एंथेरिया आसामेंसिस मूंगा रेशम, बॉम्बिक्स मोराई से मलबेरी रेशम और अटैकस रिसिनी से एरी रेशम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं वर्ग। ए एरेक्निडा में, बी इकैरिडा में, सी एक्टिनोजोआ में और डी एंथेजोआ में। तो पूछा है कि मकड़ियाँ तथा बिच्छू किसमें शामिल किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एरेक्निडा में। ऑप्शन नंबर ए इसका एरेक्निडा में ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मकड़ियाँ तथा बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इनमें श्वसन बुकलंग्स या ट्रैकिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पैलिमान में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है। ए मध्यांत्र में, बी पश्चांत्र में, सी पाइलोरिक आमाशय में, डी कार्डियक आमाशय में। तो पैलियामान में हेस्टेट प्लेट मुख्य रूप से कार्डियक आमाशय में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्डियक आमाशय में ये हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है पैलिमान के आमाशय में 2 कक्ष होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियक
कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे हेस्टेट प्लेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैलिमान में संतुलन नाड़ु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? ए एंटीन्यूल, बी एंटीना, सी मैंडिबल और डी मैक्सिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एंटीन्यूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एंटीन्यूल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, पैलिमान में संतुलन नाड़ु यानी स्टेटोसिस्ट संतुलन संवेदी रिसेप्टर हैं जो शरीर का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। पैलिमान का संतुलन नाड़ु एक जोड़ी छोटी सफ़ेद वृत्तीय खोखली अर्धगोली संरचना है जो प्रत्येक एंटीन्यूल प्रीकाक्सा के भीतर स्थित होती है और इसके पृष्ठतल से संबद्ध रहती है। अगला क्वेश्चन है, पैलिमान में कार्डियक आमाशय के ब्लैंक भाग में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है। ए पृष्ठीय, बी पार्श्वीय, सी उदरीय, डी अरीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उदरीय यानी वेंट्रल। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें उदरीय, ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, हेस्टेट प्लेट एक त्रिकोणीय संरचना है जो काकरोच यानी पैलिमान के कार्डियक आमाशय के अर्थात उदरी भाग पर स्थित होती है। इसकी आकृति भाले के सिरे के समान होती है। इसके ऊपरी सतह पर घना कोमल सीटी पाया जाता है और इसमें एक मध्य उभार होता है जो कि किनारों की तरफ अवनत लिए होता है। यह भोजन के छनन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है? ए किंग क्रैब, बी बिच्छू, सी प्राण, डी ऑक्टोपस। तो पूछा है कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कॉर्पियन बिच्छू। यह पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुस्तक फेफड़ों यानी बुकलंग्स द्वारा श्वसन संघ आर्थ्रोपोडा के उपसंघ चेलीसरेटा के कुछ जंतुओं में होता है जो मुख्यतः एरेक्निडा वर्ग में आते हैं, जैसे बिच्छू। किंग क्रैब में श्वसन गिल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद है। ए गुआनिन, बी यूरिया, सी एलेंटान, डी अमोनिया। तो मकड़ियों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वह गुआनिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गुआनिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, मकड़ियों द्वारा उत्सर्जी उत्पाद में मुख्य रूप से गुआनिन शामिल होता है और यह जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? ए हाइड्रा, बी सेंटीपीड, सी फैसियोला, डी स्पंज। तो एक रक्त गुहा देखने के लिए हम मुख्य रूप से सेंटीपीड को चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सेंटीपीड, यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, हीमोसील गुहा आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इनमें वास्तविक देह गुहा अत्यधिक छोटी हो जाती है तथा देह गुहा में रुधिर भरा होता है जिसे हीमोसील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है? ए सेंटीपीड, बी मिलीपीड, सी झींगा और डी मकड़ी। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर इसका आपका जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी मिलीपीड यानी गिजाई के साथ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी मिलीपीड यानी गिजाई, यह क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ दिया है, मिलीपीड या गिजाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत डिप्लोपोडा क्लास का सदस्य है। इसे सामान्यतः वायर वर्म कहते हैं। इसका शरीर 40 से अधिक खंडों का बना होता है तथा प्रत्येक शरीर खंड में 2 जोड़ी टांगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मैल्फिगी नलिकाएं हैं। ए एनिलिडा के उत्सर्जनी अंग, बी कीटों के श्वसन अंग, सी मेढकों के उत्सर्जनी अंग, डी कीटों के उत्सर्जनी अंग। तो आप सबको पता है जो मैल्फिगियन नलिकाएं होती हैं वह कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी कीटों के उत्सर्जी अंग ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैल्फिगी नलिकाएं कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। ये कीटों के विशेष लक्षण हैं। ये महीन अशाखित नलिकाएं होती हैं। इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है जो कि रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करके इनके क्रिस्टल बना देता है। कुछ पदार्थ इसके दूसरे सिरे से जो कि आहार नाल में खुलता है बाहर निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। इसमें ए यकृत में, बी फेफड़ों में, सी वसा पिंडकों में और डी अवस्कर में। तो पूछा है कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। तो यह संचित होता है अस्थायी रूप से मुख्य रूप से वसा पिंडकों में। तो ऑप्शन नंबर आपका वसा पिंडक यानी फैटी बॉडीज ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, कीटों में वसाकाय या वसा पिंडकों में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती हैं तथा उन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप से संचित करती हैं।
अगला क्वेश्चन है पेब्रिन रोग होता है ए लाख के कीड़ों में, बी रेशम के कीड़ों में, सी मुर्गियों में, डी मधुमक्खियों में। तो पेब्रिन रोग मुख्य रूप से रेशम के कीड़ों में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रेशम के कीड़ों में ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेब्रिन रोग रेशम के कीड़ों में होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नोसेमा द्वारा उत्पन्न होता है। यह अंडों द्वारा प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन है नर पैलीमान में अपेंडिक्स मैर्क्यूलिना स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे चलन टांगों पर, बी दूसरे प्लवपाद पर, सी तीसरे प्लवपाद पर और डी प्रशृंगिकाओं पर। तो पूछा है नर पैलीमान में अपेंडिक्स मैर्क्यूलिना स्थित होता है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, यह राइट आंसर इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्लवपाद पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्लवपाद पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पैलीमान में उदर भाग 6 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी उदरीय उपांग होते हैं जिन्हें प्लवपाद कहते हैं। पहले 5 प्लवपाद तैरने के काम आते हैं तथा छठा पुच्छ पंख बनाता है। नर में दूसरे प्लवपाद पर एक रॉड की तरह की संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स मैर्क्यूलिना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बेक्स मुराई किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ए लेपिडोप्टेरा, बी डाइप्टेरा, सी हाइमेनोप्टेरा, डी कोई नहीं। तो बॉम्बेक्स मुराई मुख्य रूप से इनमें से किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बॉम्बेक्स मुराई जिसे सामान्यतः सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ कहते हैं, एक प्रकार का मॉथ है। इसका वर्ग कीट है तथा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। अगला क्वेश्चन है दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है। ए सदस्यों के बीच रासायनिक संवाद, बी दो लिंगों के बीच फेरोमोन आधारित युग्मन, सी सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दीमक एक सामाजिक कीट है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। इनके बीच परस्पर भोजन के आदान प्रदान को ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है। ए ट्राइबोलियम, बी कैलेंड्रा, सी पायरिला, डी टेनेब्रियो। तो कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पायरिला, यह राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पायरिला यह क्या हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यार यह है प्रश्नगत विकल्पों में पायरिला कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है। यह कीट प्रायः गन्ने के खेत में पाए जाते हैं और गन्ने के पौधों को व्यापक क्षति पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोथोरैसिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ए टीनिया, बी पेरिप्लेनेटा, सी पाइला, डी हिरुडिनेरिया। तो प्रोथोरैसिक ग्रंथियां मुख्य रूप से पेरिप्लेनेटा में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी पेरिप्लेनेटा ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है पेरिप्लेनेटा या काकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कार्पुरा एलाटा, कार्पुरा कार्डियका और प्रोथोरैसिक। प्रोथोरैसिक ग्रंथियों द्वारा निर्मोचन हार्मोन या इक्डाइसोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। ए चिबुकास्थी में, बी वक्ष में, सी उदर में और डी शीर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष में। शीर्ष में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है तिलचट्टा में कई स्थानों पर बाह्य कंकाल के प्रवर्ध शरीर में भीतर धंसकर अंतः कंकाल बनाते हैं। इन्हें एपोडिम्स कहा जाता है। ये पेशियों को संधि स्थान देते हैं। तंबू के आकार की एक प्लेट सिर का अंतः कंकाल बनाती है जिसे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय में एक छिद्र होता है जिससे 3 जोड़ी भुजाएं निकली रहती हैं, अग्र, पृष्ठ तथा पश्च भुजाएं। अगला क्वेश्चन है मकड़ियों के स्पिनिरेट्स जो सिल्क युक्त धागों का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। ए गुदा के अग्रभाग पर, बी मुख में, सी चेलिकेरी में और डी पेडिपैल्पी में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुदा के अग्रभाग पर। गुदा के अग्रभाग पर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है मकड़ियों में शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, पुरोसोमा तथा अपिस्थोसोमा। अपिस्थोसोमा भाग पर स्पिनिरेट्स या स्पिनिंग अंग होते हैं जो गुदा के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। ये जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागों का स्राव करते हैं। अगला क्वेश्चन है काकरोच की कोलेटरल ग्रंथियों का कार्य है। ए पाचन, बी मैथुन, सी कोकून, डी निषेचन। तो काकरोच की जो कोलेटरल ग्रंथियां होती हैं वह मुख्य रूप से कोकून के निर्माण में भाग लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कोकून निर्माण इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है
कोलेटरल ग्रंथियां मादा काकरोच में पाई जाती हैं। निषेचन के पश्चात इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे के चारों ओर एक खोल का निर्माण होता है। इस संरचना को ऊथिका या कोकून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है। ए प्रजनन, बी संदेश पहुंचाने का कार्य, सी भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, डी विदेशी यानी बाह्य तत्वों को मारना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश पहुंचाने का कार्य करना, यानी वैगल नृत्य का अर्थ है संदेश पहुंचाने का कार्य करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, शहद की मक्खी में 2 प्रकार के नृत्य देखे गए हैं। ये उनकी भाषा है जिसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नज़दीक है तो ये गोलाकार नृत्य प्रदर्शित करती हैं, तथा यदि यह दूर लगभग 100 मीटर या अधिक का है तो ये वैगल नृत्य या दुम अभिदोलन नृत्य प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक कीट है। ए कैलोटर्मस, बी साइमेक्स, सी बाम्बेक्स और डी मैंटिस। तो पूछा है इनमें से कौन सा सामाजिक कीट है। तो देखिए जो कैलोटर्मस होता है यह एक सामाजिक कीट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कैलोटर्मस इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कशा भी होते हैं। ए परजीवी, बी सहजीवी, सी सहभोजी और डी आखेटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सहजीवी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सहजीवी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है। ए थीमिंग, बी स्टिफलिंग, सी रियरिंग और डी प्रूनिंग। तो पूछा है सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है, तो यह है आपका स्टिफलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें स्टिफलिंग ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। ए निम्फ, बी इमैगो, सी मैगाट, डी टम्बलर। तो घरेलू मक्खी का लार्वा मुख्य रूप से मैगाट कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मैगाट ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। ए मक्खी, बी मच्छर, सी तिलचट्टा, डी मधुमक्खी। तो जो मक्खियाँ होती हैं वह अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित थे। आगे भी आर्थ्रोपोडा के अन्य इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करके देखते रहिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।